हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो से हम सीरीज ऑफ चैप्टर्स शुरू कर रहे हैं जो कि क्रिमिनलिस्टिक बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। यस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बुक जिसका नाम है क्रिमिनलिस्टिक्स, जो कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में सब कुछ कवर करती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक है, चाहे आप बीएससी फोरेंसिक साइंस कर रहे हो, चाहे आप एमएससी फोरेंसिक साइंस कर रहे हो, दोनों के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों स्टूडेंट्स इस बुक को रेफर करते हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए। जो आपके बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और आजकल स्टूडेंट्स बुक बिल्कुल पढ़ना भूल ही चुके हैं। इसी वजह से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स वन बाय वन में प्लेलिस्ट बना दूंगी एक क्रिमिनलिस्टिक्स के नाम से। रिचर्ड सेफरस्टीन ने ये बुक लिखी हुई है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी है और जब कभी भी आप एडमिशन लेते हो, चाहे बीएससी के कोर्स में लो चाहे एमएससी के कोर्स में लो फॉरेंसिक साइंस के, आपको टीचर ये बुक रेफर करने के लिए ज़रूर बोलते हैं टू बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इवन जो बहुत सालों पहले जब मैंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ली थी तो भी हमने ये बुक पढ़ी थी एंड तब तो बुक अवेलेबल भी नहीं होती थी पीडीएफ में। अगर आपको ये बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो फ्री वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स, बुक की पीडीएफ्स और जो ओपन पीडीएफ्स है, हमारे नोट्स की ओपन पीडीएफ्स, आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपको आपके बीएससी कोर्स में भी हेल्प चाहिए, सेमेस्टर कोर्स में हेल्प चाहिए, तो भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो फ्री मटेरियल है, जो पीडीएफ बुक्स हैं, वो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, क्रिमिनलिस्टिक्स इसका नाम ही है, एन इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, ये पीडीएफ है बुक की। हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे आज की इस बुक में। इट इज़ बाय रिचर्ड सेफरस्टीन, बहुत ही फेमस बुक है जो कि हम कवर करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, जिसमें से आपके जो बेसिक्स हैं वही ही क्लियर करे जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 पे मूव करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने ना चीज़ें हाईलाइट कर दी है। सारी बुक पढ़ते पढ़ते तो टाइम भी बहुत निकल जाएगा और मुझे पता है अभी जो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इसी वजह से मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है एंड हम हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हाईलाइट मैंने कर दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस। राइट, जो फोरेंसिक साइंस है अगर हम उसे डिफाइन करें ब्रॉडर सेंस में तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है किसका, साइंस का टू लॉ। ठीक है, साइंस को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लॉ में अप्लाई कर रहे हैं। चाहे वो आपकी बेसिक्स एप्लीकेबल साइंस हो लॉ में, उसे हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं। ठीक है ना, फोरेंसिक साइंस अप्लाइज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक तो हम नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर रहे हैं। किसकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज, साइंस की। ठीक है, टू द डेफिनेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सच लॉज। अगर हम लॉ को एनफोर्स करने के लिए नॉलेज और टेक्नोलॉजी साइंस की यूज करते हैं तो वो कहलाती है फोरेंसिक साइंस। ठीक है, अगर आप किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए साइंटिफिक नॉलेज यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएगी फोरेंसिक साइंस। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपको हाईलाइटेड दिख रही है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तो ये सिविल लॉ क्या होती है, ये क्रिमिनल लॉ क्या होती है। जो आपकी सिविल लॉ होती है इसमें लेस सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स हैंडल करे जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिविल कोड्स भी होते हैं, क्रिमिनल कोड्स भी होते हैं। जो क्रिमिनल कोड्स है, जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ किस चीज को हैंडल करेगा, क्रिमिनल ऑफेंसेस को, है ना। कोई क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती, ठीक है, इस तरीके के जो सीरियस हीनियस नेचर ऑफ क्राइम होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स में हैंडल करे जाते हैं। सिविल कोर्ट में सिविल केसेस क्या होते हैं, लेट्स से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, है ना। डाइवोर्स के केसेस हो गए, है ना,
या फिर कोई लैंड का इशू हो गया, ज़मीन जायदाद का कोई हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ज़मीन जायदाद, लैंड इश्यूज, कोई फॉर्जरी हो गई, सिग्नेचर फॉर्ज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सिविल केसेस के अंदर आते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई। फोरेंसिक साइंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस दैट अप्लाइज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस टू दी लॉ एनफोर्समेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो हमारा लॉ है वो हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, क्योंकि जो क्राइम्स हैं वो दिन पर दिन इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्राइम्स में, और एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक कंसर्न भी है। ठीक है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपने पेट्रोल को एक्सपैंड करा है, अपने इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस को एक्सपैंड करा है, ताकि हम एक क्राइम फ्री सोसाइटी क्रिएट कर सके। नाउ एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग more to scientific community and advise the technical support for their efforts। अब उन्होंने क्या किया है, टाइम के साथ साथ साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इनकॉर्पोरेट किया है, और टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी उन्हें होती है, ताकि वो प्रॉपरली क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सके और उस क्राइम के परपिटेटर को जल्दी से जल्दी पकड़ सके। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब साइंस क्रिमिनल एनफोर्समेंट में, या बेसिकली आप बोल सकते हो जो साइंस है वो फोरेंसिक साइंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। ज्यादा प्रिसाइज अगर आपको होना है तो आप इस तरीके से कह सकते हो, फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू क्रिमिनल एंड सिविल लॉज दैट आर फोर्स्ड बाय पुलिस एजेंसीज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, बेसिकली दो चीजें हैं। पहला तो है क्रिमिनल, दूसरा है जस्टिस सिस्टम। ठीक है, अभी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, इसमें पुलिस आ जाती है, इसमें आपकी लॉ आ जाएगी, इसमें आपकी फोरेंसिक साइंस आ जाएगी, इसमें आपके कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ये सीबीआई हो सकती है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए हो सकती है। ठीक है, या किसी भी तरीके की क्राइम ब्रांच हो सकती है। राइट, सो बेसिकली जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, लेट्स से कोई क्राइम हुआ, वो क्राइम को जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हुई, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, सीबीआई हो, लोकल पुलिस हो, स्टेट सेंट्रल लेवल की जो भी हो, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। क्राइम अगर कोई हो जाता है, सो उस क्राइम के होने से लेके पूरी की पूरी प्रोसेस, किसी भी सस्पेक्ट को या किसी क्रिमिनल को सजा होने तक की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होती है वो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, लॉ भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ही बाउंड करेंगे। अगर किसी ने मर्डर करा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। फोरेंसिक साइंस क्यों है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, एक हमें प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से हम क्राइम सीन को प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, कोर्ट्स क्या है, सो जितनी भी हियरिंग है, जो भी सुनवाई है वो कोर्ट में ही होगी और अल्टीमेटली सजा भी कोर्ट से ही मिलेगी। इस वजह से कोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो ये सारे के सारे पिलर्स हैं आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। ठीक है, अब जो फोरेंसिक साइंस है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक चीज को आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने 11 सेक्शंस बनाए हैं, बट हर एक चीज फोरेंसिक साइंस में यूज करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्राइम का कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है ना। अब जहां पे भी क्राइम हो रहा है, जिस भी एरिया में क्राइम हो रहा है, अगर क्राइम हो रहा है तो वहां जो भी चीजें होंगी प्रेजेंट, चाहे वो किसी भी साइंस से जुड़ी हो या नॉन साइंस एरिया से जुड़ी हो, वो आपके फोरेंसिक साइंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सो इन्होंने जो 11 सेक्शंस बनाए वो हम देख लेते हैं। पहला तो है क्रिमिनलिस्टिक्स, डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, जनरल फोरेंसिक साइंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली आपके लॉ से एसोसिएटेड है, ओडोंटोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, साइकेट्री या बिहेवियरल साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया है, इवन दिस लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस इज नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि और भी चीजें इसमें इंक्लूड करी जा सकती है। इट डज नॉट एनकम्पास स्किल्स सच एज फिंगरप्रिंट,
एग्जामिनेशन, फायर आर्म टूल मार्क एग्जामिनेशन एंड फोटोग्राफी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट नहीं करी गई है। ब्रॉडर वे में 11 डिविजन्स इस बुक के अकॉर्डिंग क्रिएट करे गए हैं, बट एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन फोरेंसिक साइंस। इट इज़ अ वास्ट 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 सब्जेक्ट। और क्यों इंक्लूड कर सकते हैं हम सब कुछ? क्योंकि क्राइम का कोई एरिया लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ फोरेंसिक साइंस के बारे में लोगों को पता कैसे चला, है ना। सो सबसे पहले आता था प्राइम टाइम टेलीविजन में एक शो जिसका नाम था CSI, जिसे कहते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी, है ना। अभी भी आप देखोगे, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे मूवीज हो, जब कभी भी कोई क्रिमिनल लाइक स्टोरी पे बेस्ड मूवी बनती है तो वो सुपर हिट ही होती है। कोई इन्वेस्टिगेशन पे रिलेटेड कोई मूवी बनती है वो बहुत हिट होती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही बहुत पहले एक शो आता था जिसका नाम था CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सबको पता है, सबने बचपन में बहुत देखा है, बहुत CID देखी है ना। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में CID भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, राइट। और उसमें भी एक प्रोफेसर सालुके होते हैं, सारे के सारे फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के फेवरेट, ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर। सो पहले प्राइम टाइम टेलीविजन आता था CSI, जिसने बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करी। इसके अलावा बहुत पॉपुलर भी हुआ, जिससे लोगों को ये समझ में आने लग गया कि भाई सिविल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। नाउ शो मेंबर्स ऑफ CSI टीम कलेक्ट एविडेंसेस एट द क्राइम सीन एंड प्रोसेस ऑल एविडेंसेस, क्वेश्चन विटनेस, इंटेरोगेट सस्पेक्ट, कैरी आउट सर्च वारंट्स एंड टेस्टिफाई इन कोर्ट। अब देखो, जब कभी कोई मूवी बनती है या कोई शो होता है तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अब ये जो CSI टीम के मेंबर होते थे क्या करते थे, एविडेंस कलेक्ट किया, प्रोसेस कर लिया, विटनेस को क्वेश्चन कर लिया, सस्पेक्ट को इनका इंटेरोगेट कर लिया, सर्च वारंट निकाल लिया, कोर्ट में टेस्टिफाई कर दिया। अब उनका पूरा का पूरा प्रोसेस फिनिश हो गया। यहाँ पे जब आप CID देखते हो तो भी क्या होता है, जब आप CID देखते हो तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया जाता है, सस्पेक्ट को 2 थप्पड़ मारते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है। इतना ईजी नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। Now these tasks are always delegate and different in different scenarios with different people, ठीक है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही डिफरेंटली वर्क करते हैं। जो प्रोसीजर्स होते हैं रियल वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा टाइम कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी वीक्स ले लेते हैं, मंथ्स ले लेते हैं, एंड कभी कभी कुछ साल भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हुआ था शोज की वजह से कि लगता था कि सारी प्रोसेस बहुत जल्दी और ईजी हो जाती है, बट इन रियलिटी इतनी जल्दी और ईजी नहीं होती है। अब ये जो फिनोमेना एक जनरेट हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा इजी है, हर एक चीज़ को ये खोज सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बट इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं CSI इफेक्ट, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये CSI का एक बेसिकली फोटोग्राफ है CSI शो का। बेसिकली आप बोल सकते हो विदेशियों का CID था, ठीक है। उसको अडॉप्ट करके इंडिया में CID बना। चलो अब देख लो थोड़े हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो रूट्स की अगर हम बात करें, अगर एकदम शुरुआत की बात करें कि भाई लोगों को फोरेंसिक साइंस के बारे में पता कैसे चला, क्राइम्स के सॉल्व होने के प्रोसेसेस के बारे में पता कैसे चला, तो सबसे पहले आते हैं सर आर्थर कैनन डायल। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, ना ही फोरेंसिक साइंटिस्ट थे, ये एक ऑथर थे। इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करा था जिसका नाम है शर्लक होम्स। सभी का फेवरेट कैरेक्टर है, सारे स्टूडेंट्स ने लगभग शर्लक होम्स की मूवीज देखी है, तो आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि जो शर्लक होम कैरेक्टर था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ऑब्जर्व करने वाला, छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान रखने वाला टाइप का इंडिविजुअल था, ठीक है। सबसे पहले ही फर्स्ट अप्लाइड न्यूली डेवलपिंग प्रिंसिपल ऑफ सीरोलॉजी। सो बेसिकली इस नॉवल में जो शर्लक होम्स था उसने सीरोलॉजी की कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व करे थे अपने इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट्स, फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, लॉन्ग बिफोर देयर वैल्यू वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय रियल लाइफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। और ये तब हो रहा था जब रियलिटी में हमने इन सारी चीज़ों को खोजा भी नहीं था, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू भी नहीं किया था। बट जो सर आर्थर कैनन डायल थे, इन्होंने अपने फिक्शनल कैरेक्टर को ऐसा क्रिएट करा था कि इसने ये सारी चीज़ें अप्लाई करी थी क्राइम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट शर्लक होम्स नॉवल थी
अ स्टडी इन स्कारलेट पब्लिश हुई थी 1887 में। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखने के लिए है। कुछ